नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट की बात करेंगे, सेक्टर्स की बात करेंगे और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसका सेटअप एक तरीके से डिफरेंट तो है बट दोनों स्टॉक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये क्यों है इसका पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मार्केट में लास्ट वीक में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो देखो, लास्ट वीक में अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर जनरली मार्केट की बात करें तो मार्केट एक तरीके से फ्लैट टू नेगेटिव था। निफ्टी में 300 साढ़े 300 पॉइंट का डाउनसाइड मूव आया, वो इतना बड़ा नहीं था हमारे मार्केट के लिए, बट लास्ट डे मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक भी आया है और एक्चुअली वो भी इतना बड़ा नहीं है। सो ओवरऑल लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई नहीं। हाँ, एक अच्छी न्यूज़ हुई है सारे ऑप्शंस ट्रेडर के लिए। जो हमारी सेबी है, उन्होंने एक जेन्स ट्रेड करके एक फर्म है, यूएस ट्रेडिंग फर्म, उनको बैन कर दिया है इंडियन मार्केट्स में। बिकॉज वो अपने आल्गोस के बेसिस पे कुछ मार्केट मैनिपुलेट करते थे और निफ्टी की या बैंक निफ्टी या निफ्टी, मेरे ख्याल से खास करके बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को वो लोग ऐसे बहुत सस्ते में लेते थे और महंगे में बेचते थे। और वो ये कैसे करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में आज अभी तक तो आप लोगों ने ये सारी खबर मतलब बहुत जगह से सुन ली भी होगी, तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट हाँ, उन्होंने ऐसे करते करते ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में 43,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था, जिसको सेबी ने अभी बैन कर दिया है। कुछ पैसे भी उनके फ्रीज कर दिए हैं सेबी ने। मैं तो बोलूँगा ये सेबी की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप था। बिकॉज देखो, पर्सनल लेवल पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मतलब वो खास करके जो एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग वाली होती है। बट मैं हमेशा मेरे दोस्तों से और ट्विटर पे ये देखता था, सुनता था कि फ्रीक ट्रेड हो रहे हैं, सडनली कोई 5 रुपये वाला ऑप्शन 50 रुपया या 100 रुपया हो गया। ऐसी आपने भी बहुत सारी आई एम श्योर ऐसी ट्वीट्स देखे होंगे और सुना भी होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अभी आगे से ऐसा नहीं होगा और हमारी सेबी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे जो भी ऑप्शंस ट्रेडर्स है उनके लिए। चलो अभी आते हैं हम हमारे मार्केट के ऊपर वापस से। देखो यहाँ पे ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी जुलाई मंथ तो जस्ट अभी शुरू हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से मार्केट एक अच्छी पॉजिटिविटी में है और बैक टू बैक अच्छे कैंडल ही बन रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर आप देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक अच्छा ब्रेकआउट किया आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। और अभी हम ये वीक में थोड़ा बहुत हमने साइड वेज तो नहीं बोल सकते, ये वीक थोड़ा बहुत हम लोग कूल ऑफ कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने एक नॉर्मल, आप बोल सकते हो कि ज़्यादा गिरा भी नहीं बट एक नॉर्मल फ्लैट डाउनसाइड का मूव था। और अभी जो मार्केट को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,200 से लेके 25,100 तक। और अगर आप ध्यान दोगे ना मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखो जहाँ पे भी मैंने ये ब्लू लाइंस बनाई है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन थी और मार्केट ने इसको हमेशा ब्रेक करके बाद में एक अपसाइड में अच्छा मूवमेंट लिया है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी भी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है विच इज़ 26,277। अगर एक बार ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ का रेंज कैलकुलेट करके अपसाइड में लगा सकते हो, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि निफ्टी और ऊपर में कितना जा सकता है। और अगर मैं लॉन्गर टर्म सपोर्ट की बात करूँ तो वो अभी हमारे लिए एक 21,800 का बनता है, विच इज़ अ वेरी लॉन्गर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कोई शॉर्टर टर्म की बात नहीं कर रहा। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मार्केट कब ख़राब हो जाएगा तो वो ये, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर निफ्टी ने 24,400 का लेवल ब्रेक कर दिया जो ये कंसोलिडेशन का लो था, तो मार्केट ख़राब हो जाएगा। अभी अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी मंथली में, और वीकली में देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी ठीक ही है, स्ट्रॉन्ग ही है। और डेली में बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही हुआ है जैसे निफ्टी में हुआ है। तो ओवरऑल देखो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है और मैं ये आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ एंड अभी भी मेरा पर्सनल व्यू मार्केट को लेकर बुलिश ही रहेगा। और ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, पीएसयू बैंक डिफेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, इवन ऑयल एंड गैस में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मिला है।
और थोड़ा बहुत आईटी ने भी किया है। अगर ख़राब सेक्टर की बात करें तो वो है रियलिटी, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, सर्विस सेक्टर। ये सारे हमारे लास्ट वीक के ख़राब परफॉर्मिंग वाले सेक्टर थे। बट देखो, लास्ट वीक में फाइनेंस ने ख़राब तो किया है, बट अगर आप अभी ध्यान दोगे तो ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर भले वो एनबीएफसी हो या फिर कोई फाइनेंशियल बैंक हो, ये सारे स्टॉक्स अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई स्टॉक्स में आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो आपका ध्यान ज़रूर उस पर होना चाहिए। अभी बात करते हैं एफआईएस की। तो लास्ट वीक में एफआईएस के नंबर्स ऑलमोस्ट सेलिंग के ही थे, बड़े नंबर नहीं पे थे पर सेलिंग के ही थे। डॉलर इंडेक्स, इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर, ये सब का जो नंबर है वो नॉर्मली है। इवन इंडिया विक्स तो ऑलमोस्ट 12.31 के पास आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी बात है। तो आज के जो हमारे स्टॉक्स है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ एनालिसिस मेरा शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई आप लोगों को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखना। अभी हम लोग बात करते हैं आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की, और उसका नाम है लॉरस लैब। अभी देखो, आप लोग यहाँ पे जो लॉरस लैब का चार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अब देखो 2000, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, 2017 में ये स्टॉक का हाई बना था जो 127 के आसपास था। उसके बाद 2020 में ये स्टॉक ने अपने 2017 का हाई ब्रेक किया, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जब भी ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था वो टाइम पे इसका जो प्राइस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो नीचे वॉल्यूम्स थे ना वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो रहे थे। तो ये आप लोगों को क्या इंडिकेट करता है कि स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जा रहा है विथ हाई वॉल्यूम, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है। वैसे 2020 में ये अपने 2017 के हाई को ब्रेक कर रहा था। वैसे था तो ये वो टाइम पे महंगा, बट आप यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो कि उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप 128 रुपीज़ से 724 रुपीज़ तक गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 462% ये स्टॉक ने रिटर्न दिया। अब देखो, वो टाइम पे आपको भी पता है कि कोविड हुआ था और फार्मा स्टॉक्स के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। तो जनरली कोई स्टॉक कभी ब्रेकआउट करता है और उसका इंडस्ट्री ट्रेलविंड्स भी उसके साथ होता है, उसका मतलब क्या है कि अगर वो टाइम पे वो सेक्टर भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है तो वो स्टॉक में डबल स्पीड हो जाती है। और एज वेल एज वो टाइम पे ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे थे। इसका सेल्स और इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा था। इसलिए ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप ये देखो, ये जुलाई 2020 में इसने ब्रेकआउट किया था और अगस्त 2021 में इसने हाई मारा। मतलब ऑलमोस्ट एक साल में 4.5 टाइम्स हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बार ऐसे ही होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक समय पे एक जगह पे आती है, तभी ऐसी चीज़ें होती है। अदरवाइज मेरा आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाने का मतलब क्या है कि ये स्टॉक में 2020 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसने रैली ली थी। अब कभी कभी रैली बहुत फास्ट हो जाती है, कभी कभी वो टाइम लेती है। बट अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 2021 के बाद ये स्टॉक ने 724 से ऑलमोस्ट 278 रुपीज़ का लो मारा, 61% ये डाउन हो गया था। और अगर अभी आप इसका करंट चार्ट जाके देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लास्ट वीक में ये स्टॉक ने अपने 2021 का हाई बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया है प्राइस वाइज। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये स्टॉक के लिए। अगर आप में से कोई फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से जानता है तो आप उसमें मुझे बताइए कमेंट्स में कि ऐसा कंपनी में वापस से क्या चेंज हो रहा है जिसके वजह से ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये आप ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, क्योंकि लास्ट वीक में इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। और ये ब्रेकआउट की जो कैटेगरी होती है ना, उसे मैं जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ। जो अपने बहुत साल का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है उसे हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक जो ब्रेकआउट होता है उसे मैं रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ, जो नीचे की तरफ होता है। और ये जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी का स्टॉक है और उसका नाम है रेमंड लाइफस्टाइल।
अब देखो, ये स्टॉक का आप यहाँ पे जो प्राइस देख रहे हो, सितंबर 2024 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, बट ये कोई आईपीओ लिस्टिंग नहीं था। ये स्टॉक अपना जो रेमंड करके एक स्टॉक है उसमें से डी मर्जर हुआ था, और वो टाइम पे इसका जो प्राइस था वो मतलब लिस्टिंग के टाइम पे 3100 का हाई बनाया। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 3100 का हाई बनाने के बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक डाउन साइड में ऑलमोस्ट 60-70% गिर चुका, और उसके बाद इसने एक बेस बनाया। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कैसा हुआ है। ये स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली गिरा, फिर उसने नीचे एक बेस बनाया, और अभी सडनली अपने बेस का जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है ना, उसको ये स्टॉक इस तरीके से ब्रेक कर रहा है विथ एक अच्छे प्राइस एक्शन मूव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अगर आप रेमंड लाइफस्टाइल का चार्ट जाके मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे और आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि लास्ट मंथ के कैंडल में उसका ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, एज वेल एज अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम भी वहाँ पे मार्क हुआ है, तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि एक होता है हमारा रिवर्सल ब्रेकआउट और एक होता है हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और ये वीडियो में मैंने आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल एक एक दे के बताया कि ये एक दोनों स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, परफेक्ट सेटअप है, बट डिफरेंट मेथड के हिसाब से है। तो आई विश कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझा होगा, और आपको हमेशा है ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट पे फोकस करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को? क्योंकि अगर कोई स्टॉक कभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट करेगा तो उसने अपने शुरुआत में कहीं ना कहीं पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया ही होगा, और अगर आपने रिवर्सल ब्रेकआउट को राइट टाइम पे राइट वे में एनालिसिस कर लिया तो आपका जो रिटर्न का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। बट हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्सल ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा फेल होते हैं कंपेयर टू मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब होता है ना तो ऊपर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, जबकि जब रिवर्सल ब्रेकआउट होता है तब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट अगर रिवर्सल ब्रेकआउट कोई कोई अच्छे ट्रिगर के साथ होता है, फंडामेंटल ट्रिगर या कोई सेक्टर ट्रिगर के हिसाब से, तो रिवर्सल ब्रेकआउट भी अच्छा चल सकता है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में, मतलब रिवर्सल ब्रेकआउट और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में ज़्यादा सीखना है, तो उसके रिलेटेड हमने एक वेबिनार किया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाया है कैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे फाइंड करते हैं, रिवर्सल ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसमें हमारा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर वो वेबिनार आपको लेना है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियोस लाते रहूँगा हर हफ्ते। एंड आप लोगों को क्या लगता है ये दोनों सेटअप में क्या ये दोनों ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, या इसके अलावा भी कोई और दूसरे ब्रेकआउट्स है? जैसे मैंने देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो उसके भी नाम आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।